हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 4 जिसका नाम है ओड टू एटम। ठीक है, नाम क्या है? ओड टू एटम। हिंदी में होगा पतझड़ के गीत। हिंदी क्या होगा इसका? पतझड़ के गीत। कवि कौन है? जॉन किट्स। कवि का नाम क्या है? जॉन किट्स। ठीक, तो कवि परिचय में देखिए क्या है। तो कवि जो है हमारे जॉन किट्स। जॉन किट्स का जन्म हुआ था, जिनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंसफील्ड में हुआ था। लंदन के मुंसफील्ड में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है ओड टू एटम, हिंदी में पतझड़ के गीत। कवि है जॉन किट्स। जन्म हुआ 1795 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लंदन के मुंसफील्ड में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। ये मर गए, कब मर गए? 1821 ईस्वी में। कब ये मर गए? 1821 ईस्वी में। ठीक है, 1795 में जन्म लिए, 1821 में मर गए। मात्र 26 साल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखिए मरे किस वजह से? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कब हुआ? 1821 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। He was one of the greatest of English romantic poet। ये इंग्लिश के सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक पोएट भी हैं। ठीक है, किसका? इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश भाषा के सबसे ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ क्या है? रोमांटिक पोएट भी हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। He interested, इनको रुचि है किस चीज में? इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। बॉक्सिंग और क्रिकेट में इनको क्या है? रुचि है। ठीक है, बॉक्सिंग करना और क्रिकेट खेलना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। आगे देखिए क्या है। ही स्टडीड, इन्होंने अपना पढ़ाई किया। कहाँ किया? एट क्लर्क स्कूल। क्लर्क स्कूल में इन्होंने अपना पढ़ाई किया। ठीक है, एक क्लर्क स्कूल था कहाँ? इनफील्ड में। इनफील्ड के में जो क्लर्क स्कूल है वहीं पर इन्होंने अपना शुरुआती पढ़ाई की। आगे देखिए क्या है। He started a translation of Virgil Eneid। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन का सबसे पहले ट्रांसलेशन से शुरुआत किया। ठीक है, किसी और भाषा में जो कविता था उसको इंग्लिश में क्या किया? इन्होंने ट्रांसलेट किया। सबसे पहले किस कवि का? एक कवि है वर्जिल नाम के, इनके कविता को इन्होंने क्या किया था? एनेइड नाम की कविता है, इनको इंग्लिश में क्या किया था? ट्रांसलेट किए थे। इसके बाद देखिए क्या है। His ambition, इनकी जो अभिलाषा थी, टू बिकेम अ पोएट, पोएट बनने की, वाज फायर, उसमें मतलब कि उसमें आग लग गया। मतलब कब? बाय हिज फर्स्ट एक्विटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्वीन। जब इन्होंने स्पेंसर के फेरी क्वीन को ट्रांसलेट किया तो इनके अंदर अभिलाषा जगी, रुचि जगी कि हम भी अब कवि बनकर रहेंगे। ठीक है, एक आग उत्पन्न हो गया कि अब हमको भी कवि बनना है तो बनना है। कब? जब स्पेंसर के फेरी क्वीन को ट्रांसलेट किए तब। आगे देखिए क्या है। हिज फर्स्ट पोएम, इनकी जो पहला कविता था। ठीक है, अभी तक वो ट्रांसलेट किए थे, किसी और की कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो अपना पहला कविता लिखा वो पहला कविता क्या है? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्या है पहला कविता का नाम? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इनकी पहला कविता है जो पब्लिश हुआ था 1814 ईस्वी में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। मतलब 1795 में जन्म लिए, 1824 में इन्होंने अपना पहला कविता लिख दिया। ठीक है, मात्र 19 साल के एज में। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आगे दिया हुआ है। हिज पोयम इंडिमियन वाज वेल एप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इनकी जो कविता है इंडिमियन नाम की, ठीक है, इस कविता को जब विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़े तो इन्होंने पढ़ने के बाद इनको जॉन किट्स को शाबाशी दिया। बोले कि आप बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, आप बड़े कवि हैं, ये इंग्लिश के सबसे श्रेष्ठ बड़े कवि हैं। बड़े कवि होकर इनकी कविता को पढ़कर, इंडिमियन को पढ़कर इन्होंने इनको क्या किया? एप्रिशिएट किया, शाबाशी दिया और इनको और आगे बढ़ाने में योगदान दिया। किसने? जॉन किट्स के इंडिमियन कविता को पढ़कर उनको एप्रिशिएट किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, आगे किट्स और इनकी जो गीत है, वर्ड्स मतलब क्या होता है? गीत। ठीक है, इनकी जो गीत है, कुछ गीत दिया हुआ है, उनका नाम बोलते हैं। ऑन इंडोलेंस, ऑन अ क्रेलिक आर्म, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलंकोली और टू एटम। ये सब सारे के सारे क्या है? गीत है। एग्जाम में पूछता भी है। कैसे पूछता है बताइए? टू साइकी के कवि कौन है? ऑन मेलंकोली के कवि कौन है? टू अ नाइटिंगेल के कवि कौन है? टू अ नाइटिंगेल तो बहुत बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि पूछिए मत। ठीक है, इसको बहुत बार पूछा है। टू अ नाइटिंगेल के कवि कौन है? वो इज रिटन बाय टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे गीत को क्या कर लीजिएगा? इन सारे गीत को आप लोग
याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, सबको याद कर लीजिएगा, सारे के सारे चीज को लेकर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, हिज लिटरेचर, ये तो गीत था, गीत के अलावा इनकी कुछ लिटरेचर भी है, साहित्य भी है। साहित्य का नाम क्या है? लामिया एंड हाइपरनिया। ठीक है, जहाँ पे इसको बहुत बार पूछा है, हु इज रिटन बाय लामिया एंड हाइपरनिया। हाइपरनिया और लामिया के लेखक कौन है? जॉन केट्स है। ठीक है, इसको भी बहुत बार पूछा है। यहाँ पर हम कवि परिचय को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ओड टू एटम, जिसके कवि हैं जॉन केट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओड टू एटम, पतझड़ के गीत। कवि का नाम क्या है? जॉन केट्स। जॉन केट्स का जन्म कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। इनकी जन्म कहाँ हुआ था? मून्सफील्ड, लंदन में। ठीक है, ये कब मरे थे? 1821 में। किस बीमारी की वजह से? ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की वजह से, टीबी बीमारी की वजह से। ये किस टाइप के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि है? तो रोमांटिक कवि है, इंग्लिश के रोमांटिक कवि है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आगे इनको किस चीज में रुचि है? क्रिकेट और बॉक्सिंग में रुचि है। आगे देखिए, इन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ शुरुआत किया? तकलर स्कूल से शुरुआत किया। तकलर स्कूल है कहाँ? इनफील्ड में। आगे इन्होंने अपना कविता, इन्होंने सबसे पहले किसके कविता को ट्रांसलेट किया? तो वर्गिल्स के कविता को क्या किया? इन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, इनकी जो अभिलाषा जगी कवि बनने का, वो कब जगा? जब स्पेंसर के हेलेन क्वीन को ट्रांसलेट किया, तब इनके अंदर भी अभिलाषा जगी कि हम भी कवि बनेंगे। इनकी जो पहला कविता है, वो पहला कविता का नाम क्या है? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। पहला कविता का नाम क्या है? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कब लिखे? 1814 में। ठीक है, आगे क्या है? पोएम, इनकी जो कविता है इंडिमियन पढ़ने के बाद किसने इनको अप्रिशिएट किया, शाबाशी दिया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इंग्लिश का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे माने जाने और विद्वान ये कवि हैं। इन्होंने इनको क्या किया? इस छोटे से कवि को अप्रिशिएट किया इनकी कविता को पढ़कर। कविता का नाम क्या है? इंडिमियन। ठीक है, आगे देखिए क्या है, गीत है। इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। वो गीत कौन सी है? ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रीन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलंकोली और टू एटम। ये सभी क्या है? इनके गीत है। इनके कुछ लिटरेचर भी है इंग्लिश के। लिटरेचर का नाम क्या है? लामिया एंड हाइपरनिया। यहाँ पर हमारा कवि परिचय क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कविता। देखते हैं कविता में कवि ने क्या बोला है। चलिए देखते हैं कवि पहला स्टेज में क्या बोलते हैं। पहला स्टेज में कवि बोलते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। सीजन मतलब मौसम हो गया आपका, मिस्ट मतलब कुहासा, मिलो फ्रूटफुलनेस मतलब हल्के फुल्के जो फल होते हैं, पके फल होते हैं वो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं कवि, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, कवि का कहने का अर्थ है ये जो मौसम है, ये मौसम हल्के फुल्के कुहासों का और हल्के फुल्के फलों का मौसम है। ठीक है, कौन सा मौसम? एटम का मौसम। किसको बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? एटम का मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम मतलब पतझड़ के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। पतझड़ के मौसम के बारे में क्या बोल रहे हैं कवि पहले लाइन में? ये जो मौसम है, एटम का मौसम, हल्के फुल्के कुहासों का मौसम है। इस मौसम में हल्के फुल्के छोटे छोटे फल क्या करते हैं? निकलने लगते हैं। आगे देखिए दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? क्लोज बॉसम फ्रेंड। क्लोज बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त। क्या होता है? जिगरी दोस्त ऑफ द मैचुरिंग सन। मैचुरिंग मतलब परिपक्व, वह सूरज जो आसमान में पूरा पूरा निकल जाता है, उस सूरज का ये क्या है? एटम जिगरी दोस्त है। कौन सा मौसम? एटम। एटम क्या है? जिगरी दोस्त है। कंस्पायरिंग योजना करते हैं, विद हिम दोनों के दोनों। कौन? सूरज और एटम दोनों मिलकर क्या करते हैं? योजना करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे आशीर्वाद दिया जाए और उसमें डाला जाए। विद फ्रूट फल, विद फ्रूट फल डाला जाए। द वाइन्स लताओं में। ठीक है, कैसे लताओं में फल को डाला जाए, ये साजिश कौन करते हैं? ये योजना कौन बनाते हैं? सूरज और एटम के मौसम दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे जो लता है उस लता में फल को डाले और उसको और आगे बढ़ाएं। That round the hedge even runs, वो जो लताएं जो मुड़ते हुए घूमते हुए कहां तक गया है? छज्जा तक गया है, छत तक गया है। उस लताओं में कैसे फल को डाला जाए, इसका साजिश योजना कौन करते हैं? सन और एटम। आगे देखिए क्या बोलते हैं, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। वो जो एप्पल का ट्री है, उस ट्री में, उस पेड़ में एप्पल को इतना डाल दिया जाए, एप्पल को फल को इतना डाल दिया जाए जिसकी वजह से वो पेड़ क्या हो जाए? झुक जाए, मुड़ जाए, बेंड हो जाए। ठीक है, एंड और फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और जितने भी फल होंगे उस सारे फल को अंदर तक पूरा का पूरा पका दिया जाए। किस मौसम में? एटम के मौसम में ये बोल रहे हैं।
दोनों ये साजिश बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि किस तरह से लताओं में जो लता मुड़ते हुए तक छज्जे तक गया है, छत तक गया है, उस लताओं में फल को डाला जाए, और किस तरह से एप्पल के पेड़ में एप्पल को डाला जाए जिसके वजन से एप्पल का जो पेड़ है झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, और किस तरह से फल को पूरा अंदर तक पका दिया जाए। इस सब का साजिश कौन करते हैं? सन और एटम करते हैं। आगे टू स्प्रेड द गार्ड, और कैसे कद्दू को फुलाया जाए, बड़ा किया जाए, एंड और प्लम्प मतलब लौकी को कैसे बड़ा किया जाए, द हेजल सीड्स, और ये जो पहाड़ी बादाम है उस पहाड़ी बादाम को कैसे गुद्देदार किया जाए, इसके बारे में साजिश करते हैं सन और एटम। क्या करते हैं? कद्दू को कैसे फुलाया जाए, प्लम को कैसे बड़ा किया जाए, और पहाड़ी जो सील है, पहाड़ी जो बादाम है उसको कैसे गुद्देदार किया जाए, ये दोनों का दोनों साजिश करते हैं, कंस्पायरिंग करते हैं। कौन? एटम और आपका सूरज। ठीक है, आगे विथ ए स्वीट कर्नल, और बीज को कैसे मीठा किया जाए, इसका भी साजिश करते हैं। फल के अंदर जो बीज होता है उस बीज को कैसे मीठा किया जाए उसके बारे में भी साजिश करते हैं। कर्नल मतलब क्या होता है? बीज। टू सेट बड़ी मॉस, और इस मौसम में बहुत ज्यादा कलियां निकलती है, बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं, कलियां निकलती है, छोटे छोटे फूल को क्या बोलते हैं? कलियां। इस मौसम में बहुत ज्यादा बड़ निकलते हैं, कलियां निकलती है, और एंड स्टिल मोर, और बाद में वही कलियां लेटर ऑफ फ्लावर्स फॉर द बीज, बाद वही कलियां फूल बन जाती है, और मधुमक्खियां उस फूल से क्या करती है? रस चूसने का काम करती है। ठीक है, Until they think, और वही मधुमक्खियां सोचती है कि ये दिन हमेशा इसी तरह से चलता रहे। Warm will never cease, ये जो दिन है ये दिन इसी तरह से चलता रहे, कभी रुके नहीं। क्यों? For summer has overwhelmed their glances, और जब गर्मी के दिन आता है तो गर्मी के दिन आने से पहले ही अपने छत्ते को, जो उनका छत्ता ग्लैंडिसेल होता है, मतलब कि चिपचिपा होता है, कैसे? शहद की वजह से वो क्या करते हैं? गर्मी दिन आने से पहले ही उसको छत्ते को पूरा भर लेते हैं, ऊपर तक भर जाता है, और गर्मी के दिन लोग क्या कर लेते हैं? जैसे बोल दे रहे हैं आपको, बोल रहे हैं ये जो मौसम है हल्के फुल्के कुहासों का और फलों का मौसम है। ये जो मौसम है, ये जो मौसम के मतलब कि एटम के बारे में बात हो रही है। एटम जो मौसम है, एटम मौसम हल्के फुल्के कुहासों का और हल्के फुल्के फलों का मौसम है। एटम मौसम जो है मैचुरिंग सन का क्या है? जिगरी दोस्त है। सन और एटम दोनों मिलकर क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, साजिश करते हैं, कैसे लताओं में जो मुड़ते हुए तक छत तक गया है, ऊपर तक गया है, उसमें फल को डाला जाए। ठीक है, कैसे पेड़, एप्पल के पेड़ को एप्पल का जो पेड़ है उसको एप्पल के फल से एकदम बेंड कर दिया जाए, झुका दिया जाए, कैसे फलों को अंदर तक पका दिया जाए, कैसे गाढ़ को फुला दिया जाए, प्लम को बड़ा कर दिया जाए, और पहाड़ी जो सेल है, हेजल जो बादाम है, पहाड़ी जो बादाम है उसको कैसे गुद्देदार कर दिया जाए, कैसे बीज को मीठा कर दिया जाए, ये जो सब क्या करते हैं? सन और एटम मिलकर साजिश करते हैं। और इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा कलियां भी निकलती है, और ये कलियां बाद में फूल बन जाती है। यही फूल मधुमक्खियों के लिए रस निकालने का काम करती है, और मधुमक्खियां सोचती है ये दिन इसी तरह से चलता रहे, कभी रुके ना। और गर्मी के दिन आने से पहले मधुमक्खी क्या करती है? अपने छत्ते को, जो उनका चिपचिपा छत्ता होता है, जो क्लैमिस सेल होता है, चिपचिपा जो छत्ता होता है, उस छत्ते को पूरा का पूरा भर लेती है। इससे? उस रस से, जो फूल से वो रस चूसती है, उस फूल से उस छत्ते को क्या कर लेती है? पूरा का पूरा भर लेती है। ठीक है, देखिए कभी अपने दूसरे स्टेज में क्या बोलते हैं? दूसरे स्टेज में कभी एटम के मौसम को एक औरत से तुलना करते हुए बताते हैं और बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं? Who hath not seen the oft amid the store, ठीक है, एमिड मतलब के बीच में, एमिड मतलब के बीच में, स्टोर मतलब गोदाम। ठीक है, तुमको किसने नहीं देखा है गोदाम के बीच में बैठे हुए? समटाइम्स, कभी कभार, whoever, जो सिक अबाउट में फाइंड, जो बाहर विदेश जाते हैं काम करने के लिए, घर के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो लोग ही तुमको गोदाम के बीच में बैठे हुए देखे हैं। ठीक है, किसको? एटम के मौसम को बोल रहे हैं, और से तुलना करते हुए वो लोग भी जो कभी कभार घर के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो लोग भी तुमको देखे हैं गोदाम के बीच में बैठे हुए। किस तरह से? आगे बोलते हैं, दे सिटिंग केयरलेस, एकदम बेढंगा से बैठे हुए, ऑन अ ग्लेरी फ्लोर, उस फ्लोर पर, उस फर्श पर जहाँ पे अनाज बिखरा हुआ है, अनाज गिरा हुआ है, वहां पर तुमको बेढंगा से बैठे हुए वो लोग भी देखे हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं?
दे हेयर्स सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनिंग वेंट्स। ठीक है, विनिंग मतलब होता है ओसाना। अगर धान को में से भूसा निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सूप में लेकर उसको निकालते हैं ना, सूप से गिराएंगे तो धान वहीं पे गिरेगा और भूसा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी को ओसाना बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ओसाना बोलते हैं। तो विनिंग मतलब क्या हो गया, ओसाना। तो ओसाना का जो हवा है, विनिंग की जो हवा है, उस हवा से तुम्हारे जो बाल हैं वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जो बाल हैं सॉफ्ट है वो भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। किसी की हवा से, ओसाना की हवा से। ठीक है, विनिंग की हवा से। ये जो विनिंग की हवा है, हल्का फुल्का जो हवा है, उस हवा से भी तुम्हारे जो सॉफ्ट मुलायम बाल है वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, आगे। और ऑन और हाफ रिप फॉर साउंड अस्लीप। साउंड अस्लीप मतलब होता है गर्मी में सोना। ठीक है, रिप मतलब होता है कतार। आधा कतार काटने के बाद खेत में जो होता है पूरा खेत में आधा काट दिया गया, आधा छोड़ दिया गया। तो आधा खेत काटने के बाद, आधा फसल काटने के बाद तुम क्या कर रही हो, गहरी नींद ले रही हो। क्या कर रही हो, गहरी नींद ले रही हो। किस तरह से, ड्रॉ विद द फ्यूम ऑफ पपीज। पपीज मतलब होता है नशीला, और फ्यूम मतलब सूंघना। क्या तुमने किसी प्रकार का नशीला पौधा सूंघ ली हो जिसकी वजह से तुमको गहरी नींद आ रहा है। वाइल दे कुक, तुम्हारा हसुआ कहाँ है। फसल काटने के बाद आराम से सो गई, आधा काटी आधा छोड़ दी, आराम से सो गई। हसुआ कहाँ है, हसुआ की जहां तक फेंक दी है। स्पीयर द नेक्स्ट स्वार, जो अगला जो कतार है, इस लाइन को तो काट दी, अगला कतार को क्यों नहीं काट रही हो। एंड ऑल इट्स फील्ड फ्लावर, इसलिए नहीं काट रही है क्योंकि अभी भी उसमें फूल लगे हुए हैं। ठीक है, जो फसल पक गया था, जो फसल कट गया, जो पक गया था उसको काट दी, और जो नहीं पका उसको क्या कर रही है, छोड़ दी है। ठीक है, जिसमें अभी भी फूल लगे हुए हैं मतलब फसल अभी पक्का नहीं है, उसको छोड़ दी है, और जो पक गया था उसको काट दी है। और उसके बाद आधा काटने के बाद जो पक गया है उसको काटने के बाद आराम कर रही है। क्या कर रही है, आराम कर रही है। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, लाइक अ ग्लेनर, ग्लेनर मतलब होता है बटोरना। खेत में धान काटने के बाद जो बाली बच जाती है, उस बाली को जो बटोरते हैं उसे बोलते हैं बटोरना। ठीक है, ग्लेनर दो उस अनाज को जो बच जाता है काटने के बाद, उसको क्या करती हो, बटोरती हो। कभी कभार क्या करती हो, उसको भी बटोरती हो। स्टडी दे लिडन हैंड, और उसका बोझा बनाकर सर पे रखकर अक्रॉस अ ब्रुक, और छोटी सी नदी की जो जलधारा होती है उसको पार करती हो। रास्ते में नहर होगा, चाहे छोटी सी जलधारा है, ब्रुक मतलब क्या होता है, छोटी सी जल का धारा, मतलब कि वो नहर भी हो सकता है, चाहे छोटा सा नदी भी हो सकता है, जिसको तुम क्या करती हो, पार करती हो। क्या रखकर, सर पर बोझा को रखकर। ठीक है, जो बोझा अनाज चुनी, अनाज का जो बोझा बनाई उसको सर पर रखकर उसको क्या कर रही है, उस नदी की जल, उस जल की धारा को, छोटी सी जल धारा को क्या कर रही है, पार कर रही है। और बाय अ साइडर प्रेस, ये जो साइडर प्रेस है, फल से रस निकालने वाली जो मशीन है, विद पेशेंस, उसको बहुत धैर्य से लुक देखती है। रास्ते में अगर कहीं होगा उसको बहुत धैर्य से देखती है, एकदम आराम, उसको धैर्य से देखती है, एकदम पेशेंस से देखती है। दो वॉचेस द लास्ट ओजियंस आवर्स बाय आवर्स, जब तक उस फल में से पूरा अंतिम गुण न निकल जाए, उसका रस न निकल जाए, अंतिम रस न निकल जाए, तब तक उसको बहुत ध्यान से क्या करती है, देखते रहती है। मतलब सेकेंड स्टेप में कभी क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं औरत के माध्यम से और बोलते हैं कि तुमको किसने नहीं देखा गोदाम के बीच में बैठे हुए। कई बार वो लोग भी देखे हैं जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बेढंगा सा केयरलेस होकर उस अनाज के फर्श पर बैठे हुई हो, उन लोग भी देखे हुए हैं जो बाहर गए जाते हैं काम करने। ठीक है, जो बाल है वो क्या कर रहा है, सॉफ्ट जो बाल है, मुलायम जो बाल है, विनिंग की हवा से उड़ रहा है। और तुम आधी फसल कटने के बाद क्या कर रही हो, आराम कर रही हो, गहरी नींद ले रही हो, सो रही हो। क्या तुमने किसी प्रकार का नशीला पदार्थ सूंघ लिया है, तुम्हारा हसुआ कहाँ है। अंत में क्या पता चलता है, ये अगला स्वाद इसलिए नहीं काटी क्योंकि उसमें अभी भी फूल लगे हुए हैं, मतलब वो अभी पका नहीं है। जो पक गया था उसको काट दी, और जो नहीं पका उसको छोड़ दी। और कभी कभार क्या करती है, जब खेत में सारा फसल काट लेते हैं, काटने के बाद भी कुछ बालियां बच जाती है, उस बाली को क्या करती है, बटोर कर उसका बोझा बनाकर सर पे रखकर घर की ओर चल जाती है। जब घर की ओर जाती है तो रास्ते में एक छोटी सी नदी की जलधारा मिलती है, उसको क्या करती है, पार करती है। और जब रास्ते में एक और आता है, क्या, उस फल से रस निकालने वाला मशीन को देखती है, और उस मशीन को तब तक देखती है जब तक उस फल से अंतिम बूंद ना निकल जाए। अब दूसरा स्टेजा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अंतिम स्टेजा में कवि क्या बोलते हैं। अब देखते हैं कवि अपने लास्ट स्टेजा में क्या बोलते हैं। कवि लास्ट में बोलते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। ये एकदम जो मौसम है ये सवाल करता है, बताओ
स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ है, स्प्रिंग का गीत कहाँ है, स्प्रिंग का दिन कहाँ है। ए वेयर आर दे, क्या करता है टर्म का मौसम, सवाल करता है कवि से, आप बताइए कि ये जो दिन है स्प्रिंग का दिन कहाँ है, बताइए। थिंक नॉट ऑफ देम, तो कवि जवाब देते हैं तुम उसके बारे में मत सोचो, किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में मत सोचो। दाउ हैड द म्यूजिक टू, तुम्हारा खुद का म्यूजिक है, तुम अपने बारे में सोचो, उसका जब दिन आएगा वो आएगा, अभी तुम्हारा दिन है, तुम अपने बारे में सोचो। उसका खुद का म्यूजिक है, उसका जब समय आएगा तो स्प्रिंग भी आ जाएगा, लेकिन अभी एटम का मौसम है, तुम्हारा दिन है, तुम्हारा खुद का म्यूजिक है, तुम अपने बारे में सोचो, उसके बारे में मत सोचो। ये कौन जवाब देते हैं, कवि जवाब देते हैं। While beard clouds bloom the soft dying day, सूर्यास्त का समय होता है और बादलों के बीच से जो प्रकाश निकलती है, रोशनी जो निकलती है, and touch the stubbles, और खुट्टी, जिसको धान काटने के बाद जो खुट्टी बच जाता है उसको बोलते हैं स्टबल्स, ठीक है। धान काटने के बाद जो खुट्टी बच जाता है उसको जब टच करती है, उसको जब छूती है, सूर्यास्त के समय जब बादलों के बीच से सूर्य की किरणें उस खुट्टी पर, इस स्टबल पर जब पड़ती है, इसका कलर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी। Then in a painful chore the small gets small, ये जो गायन मंडली है जो क्या करती है, दुख भरी गीत को गाती है। अब आगे क्या बोलते हैं, Among the rivers, वही नदियों के ऊपर, जो गायन मंडली का जो गायन मंडली है वही नदियों के ऊपर, सरोज बॉर्न ले लो, वहीं पर जन्म लेते हैं, नदी के ऊपर वहीं पे छोटे मोटे जो पौधे होते हैं वहीं पर जन्म लेते हैं, और श्रिंकिंग वहीं पर पलते बढ़ते हैं, एट द लाइट प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में वहीं पर पलते बढ़ते हैं, वहीं पर जन्म लेते हैं, विंड वहीं पर हवाओं में आराम से घूमते फिरते हैं, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, लिप्स लाइफ पार्ट है, वहीं पर जीते और मर जाते हैं, वहीं पर जन्म भी लेते हैं, वहीं पर छोटा से बड़ा भी होते हैं, वहीं पर क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। एंड फुल ग्राउंड लैम्स, ये जो लैम है, जो बकरी का बच्चा है, जो भेड़ का बच्चा बोलिए चाहे बकरी का बच्चा बोलिए, दोनों को लैम ही बोलते हैं। ये जो लैम है, लाउड ब्लीड, अपना उसके अंदर जितना भी आवाज है पूरे जोर से, पूरा आवाज में, फ्रॉम हिली प्लॉन, उस पहाड़ की ऊंची चोटी से क्या करती है, अपनी माँ को पुकारती है। क्यों, क्योंकि गई होगी अपनी माँ के साथ चरने के लिए। इस मौसम में सारे बच्चे जानवर खेत कट जाता है, खेत में जाते हैं चरने के लिए, वो अपनी माँ से बिछड़ गई, अब बिछड़ गई उसके अंदर इतना आवाज था, पूरा आवाज से अपनी माँ को क्या कर रही है, पहाड़ की ऊंची चोटी से पुकार रही है, चिल्ला रही है, निमिया रही है। कौन, लेम, बकरी का बच्चा, ठीक है। हेज्ड क्रिकेट, ये जो झिंगुर है, क्रिकेट जो है, झिंगुर जो है, सिंग्स, ये भी गाना गाता है इस मौसम में, ठीक है। चारों तरफ देखिएगा इस मौसम में स्किलों का भी आवाज आता है, क्रिकेट का, झिंगुर का आवाज आता है, जो सुगा होता है हरा रंग का वो। एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉन्ग, वो जो गाना गाता है, वो जो गीत गाता है, उसका जो लय है, उसका जो स्पीड है, उस स्पीड से 3 गुना स्लो गाता है। कौन, क्रिकेट, ठीक है, झिंगुर। द रेड विसिल्स, ये जो रोबिन चिड़िया है, फ्रॉम अ गार्डन क्लॉक, गार्डन के बगीचे के किनारे जाकर ये भी क्या करती है, चहचहाती है। कौन, रेड विसिल्स, ठीक है, मतलब रेड ब्रिस्ट जो है, रोबिन चिड़िया जो है, ये भी विसिल्स करती है, ये भी चहचहाती है। कहाँ, गार्डन के किनारे, बगीचे के किनारे। एंड और गैदरिंग सैलो, ये जो सैलो गौरैया का जो समूह है वो भी ट्विटर चहचहाती है इन द स्काई, आसमान में। लास्ट जगह हम फिर से बोल रहे हैं, लास्ट जगह कभी बोल रहे हैं कि एटम का मौसम बोल रहा है, एटम मौसम क्या बोल रहा है, बताइए कि स्प्रिंग का जो गाना है वो कहाँ है, स्प्रिंग का दिन कहाँ है, स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ है, तो बताइए, ठीक है। कवि से सवाल करता है तो कवि क्या बोलते हैं, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा खुद का दिन है, खुद का समय है, तुम अपने बारे में सोचो। जब स्प्रिंग का दिन आएगा तो स्प्रिंग अपने बारे में सोचेगा, तुम्हारा अभी जो समय है वो तुम्हारा समय है, तुम अपने समय के बारे में सोचो। ये जवाब देते हैं कौन, कवि। आगे बोलते हैं वाइल्ड बियर्ड, मतलब कि इस मौसम में, सूर्यास्त के समय में जो सूर्य की किरणें बादलों के बीच से उस खुट्टी पर, उस टेबल पर पड़ती है, उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है, ठीक है। धान की खेती की बात हो रही है, ठीक है, इस कविता में धान की खेती के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, और इस मौसम में ये जो वैनफुल चौर है, ये जो गायन मंडली है जो दुख भरी गीत को गाती है, वही नदियों किनारे जन्म लेती है, पलती है, बढ़ती है, प्रकाश बिखेरती है और अंत में वहीं पे मर जाती है। और ये जो लेम है, भेड़ का बच्चा बोलिए चाहे बकरी का बच्चा बोलिए, जब अपनी माँ से चढ़ने के लिए जाता है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है, तो पहाड़ की ऊंची चोटी से बहुत
तेज आवाज में क्या करता है, उसके अंदर जितना आवाज होता है उतना आवाज में अपनी माँ को चिल्लाता है, पुकारता है। और ये जो झिंगुर है, क्रिकेट जो है, इसका जो स्पीड है अपने स्पीड से 3 गुना स्लो क्या करता है, गाता है। और ये जो रोबिन चिड़िया है ये भी क्या करती है, बगीचे के किनारे चहचहाती है। और ये जो सैलों का गौरैया का जो समूह है वो भी क्या करता है, आसमान में ट्विटर करता है, चहचहाता है। यहीं पे कविता समाप्त होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।